तो आज हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, तो ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी देखे थे हमने। क्या देखा था उसमें, हमने ब्लड सेल्स देखे थे, 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखना, ठीक है। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। ये बहुत कॉमन होगा, आप अपने आईडी में भी लिखते होंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं इसका ए है, इसका बी है, इसका ए बी है। तो ऐसा हमारी बॉडी में क्या है, हम वो सब कुछ डिटेल में जाना। और आपको पता होगा कि ब्लड दिखने में तो सबका क्या होता है, सेम होता है, बट तो भी हम ऐसा क्यों बोलते हैं, बी वाला ए का नहीं ले सकता, ए वाला बी का नहीं ले सकता, मिसमैच ब्लड हम नहीं ले सकते। अगर हमको करना है कि एक दूसरे में से लेना है तो हम क्या करते हैं, पहले ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसा सब क्यों है। तो ऐसा तो क्या हो सकता है, अगर हमने ए वाले ने अगर बी का ले लिया तो ऐसा तो हमारी बॉडी में कौन से रिएक्शंस आ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो, blood of human being differ in certain extent, so it appears to be similar। भले दिखता तो सबका कैसा है, रेड। ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, अब आप दूसरों का भी देखोगे ब्लड तो होगा तो रेड ही ना, ठीक है। ब्लड ग्रुप अलग होगा बट ब्लड दिखने में तो सबका कैसा है, सेम। क्लियर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बिन डन। अभी हमने क्या किया है, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए किसके, ब्लड के, कि ए बी बी ओ। अभी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 2 सच ग्रुपिंग्स। अब हम पहले पढ़ने वाले एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, ए बी और ए बी, और क्या होगा लास्ट में, ओ। क्लियर, ये 4 होंगे किसमें, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और फिर हम पढ़ेंगे आरएच वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। अब देखो एबीओ ग्रुपिंग, हम एबीओ ग्रुपिंग को कैसे बताएंगे कि इसमें ए है ब्लड ग्रुप, इसमें बी है। तो हमने क्या किया है, एंटीजन, हमको क्या देखना है, सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। चलो मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको। अब देखो ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। अब इसके ऊपर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा है, ए है कि बी है, ठीक है। अगर वो ए है तो हम उसको नाम क्या दे देंगे, ए ब्लड ग्रुप। बी है तो क्या दे देंगे, बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है इतना सबको, पहले आरबीसी का समझ आया, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। आरबीसी में क्या है, एंटीजन, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा। और प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। चलो अब देखते हैं कौन सी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन द टेबल। चलो ये टेबल समझा देती हूँ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अब ये है ब्लड ग्रुप्स के दिया हुआ है कि नाम, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अब मैंने क्या बताया, 2 डिफरेंट होगा। एक आरबीसी पे जो एंटीजन होगा उससे हमारा क्या होगा, डिटरमाइन होगा ब्लड ग्रुप। अगर वहाँ पे ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। वहाँ पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और ए बी दोनों है तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। इतना क्लियर, एंटीजन तक क्लियर। अब मैं आपको एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब देखो सबने सुना होगा एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ए हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट है, अगर प्लाज्मा में भी एंटी ए प्रेजेंट होता, यानी एंटीबॉडी भी कौन सी प्रेजेंट होती, सेम, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या हमारी बॉडी में कुछ मतलब कुछ भी गलत हो सकता था। ऑफकोर्स ये रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है। तो हमारा रेड ब्लड सेल खतरे में आ जाता। तो इसीलिए अगर एंटीजन ए है रेड ब्लड सेल्स पे तो उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में, सेम नहीं होगी। क्लियर इतना सबको। तो अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में उससे ऑपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडीज। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। अगर
एंटीजन भी है तो उससे ऑपोजिट एंटीबॉडीज होगी प्लाज्मा में। क्यों ऑपोजिट है? बिकॉज ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर रिएक्ट कर गए तो आरबीसी हमारे ब्लड खतरे में है। ठीक है, फिर ए बी पे आते हैं तो एंटीजन कौन से? दोनों प्रेजेंट है। अब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं है। अगर ऑफकोर्स होगी तो फिर से क्या कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी। और एंटीजन अगर नहीं है कोई भी, आरबीसी भी नहीं है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ओ। तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बिकॉज उसके साथ कुछ रिएक्ट करने का उनको डर नहीं है। क्लियर? अब हम देखेंगे डोनर्स ग्रुप। ठीक है, तो ए वाला किसको किसको? ए और ओ को, और बी और ओ को, और चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते तो आपको इजी पड़ जाए। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to persons with any other group, and hence O group individual are called as universal donor. अब universal donor कौन है? तो ये है O. क्यों हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर वो है? बिकॉज वो किसी को भी हम दे सकते हैं। क्लियर है इतना सबको? Persons with AB group can accept blood from persons with AB as well as the other groups. अब AB वाला सबसे ले सकता है, ठीक है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। क्लियर है? सबसे ले सकता है तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आएगा AB, और डोनर कौन है? तो O। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट किसका? RH ग्रुपिंग का। अनदर एंटीजन। अब देखो ये एंटीजन हमको मिला था किस में से? मंकीज में से। पहले कहाँ पे मिला था? मंकीज में से। द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंच, इसलिए हम क्या बोलते हैं? RH ग्रुपिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये एंटीजन का मतलब क्या हुआ? अब जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। ठीक है, जिनमें एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव। क्लियर इतना? इज ऑल्सो ऑब्जर्व। अब ये कहाँ मिलेंगे? तो ये भी हमको मिलेंगे सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मेजोरिटी में हमको ह्यूमंस में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव। और जिनमें ये एंटीजन नहीं मिलते उसको हम क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव। दोज इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज RH नेगेटिव। An RH negative person, if exposed to RH positive, ठीक है, will form specific antibody. अब देखो RH नेगेटिव का मतलब उनमें ऐसा कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर बाय चांस अगर वो कांटेक्ट में आते हैं RH पॉजिटिव के ब्लड से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? RH पॉजिटिव में तो एंटीजन है, तो इसमें जाएगा, RH नेगेटिव में जाएगा तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या हुआ? मिसमैच हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए? देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले ब्लड ग्रुप तो देखना ही पड़ता है, और क्या देखना पड़ता है? RH ग्रुपिंग। क्लियर? अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, RH मिसमैचिंग का केस अभी हम देखने वाले हैं। हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। अब देखो मदर क्या है? नेगेटिव, बेबी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल इतना समझ गए। मदर क्या है? नेगेटिव, RH नेगेटिव, और बेबी क्या है? RH पॉजिटिव। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स नहीं हो रहे। क्लियर है इतना? ऑफ द ब्लड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर विल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। क्यों? बिकॉज ये है सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, तो दोनों मम्मी और बेबी का ब्लड क्या होता है? मिक्स नहीं होता। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of RH positive blood from. अब जब डिलीवरी होती है, बेबी वूम से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीवरी। ठीक है, तब क्या होगा? थोड़ा ब्लड किसका? बेबी का एक्सपोज हो जाएगा
मम्मा के पास। अब थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव गया नेगेटिव में, तो तब बॉडी क्या बना देगी, ये नेगेटिव के अगेंस्ट क्या बना देगी, एंटीबॉडीज बना देगी। तब इतना तो रिएक्शन नहीं आएगा, बट क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। फिर आगे क्या होगा, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH नेगेटिव। अब मम्मी ने क्या किया कि अभी एंटीबॉडी अपनी बना के रख ली। किसके अगेंस्ट बना दी, जो एंटीजन आया, कौन सा एंटीजन, RH, ठीक है, RH एंटीजन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, बना के रख दिया एंटीबॉडीज के। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ तो डायरेक्ट हम अटैक करेंगे, ठीक है। अब अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, डिलीवर हो गया चाइल्ड, मम्मा में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। अब क्या सेकंड प्रेगनेंसी में भी क्या होगा, बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो रहा है कि बेबी पॉजिटिव है, मम्मा नेगेटिव है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी थी, कहाँ बनी थी, मम्मी में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एंटीबॉडीज़ बनी थी, वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी फीटस रेड ब्लड सेल को जाके। सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा होगा, फर्स्ट सेफ हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट तो डिलीवरी हो गई तब मिक्स हुआ, तो बॉडी मम्मा ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बॉडी में बना ली कि कभी सेकंड टाइम हुआ तो हम अटैक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको इतना। This could be fatal to fetus or could cause severe anemia। क्या करेगा वो, जाके अटैक कर देगा किसको, रेड ब्लड सेल्स ऑफ बेबी को। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मम्मा ने अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बना रखी, वो सेकंड प्रेगनेंसी में जाके बेबी को अटैक कर देगी। किसको अटैक करेगी, पर्टिकुलरली RBC को, ठीक है, बेबी के RBC को। तो एनीमिया क्यों हो जाएगा, बिकॉज रेड ब्लड सेल कम को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। और क्या हो सकता है, जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब आप इसमें ये पूरी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the first delivery of the baby। अगर हमको पता चल गया है कि मम्मी की बॉडी में एंटीबॉडीज RH बन चुकी है और वो खुद नेगेटिव है, तो हमको फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही क्या करना चाहिए, anti-RH एंटीबॉडीज दे देनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटीबॉडीज बनी है उसको ही हम डिस्ट्रॉय कर दे, तो सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने जब खेलते होंगे आप, तो आपकी कभी फिंगर कट हुई होगी, कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ तो चोट लगी होगी, तो वो चोट हील कैसे होती है, तो आप देखोगे पहले आप पे ऊपर ब्लड क्या होता था, जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। अब वो कोएगुलेशन क्यों होता है, वहाँ पे ब्लड जमता क्यों है, बिकॉज कंटिन्यूसली ब्लड बाहर नहीं आता रहे, ठीक है। चलो हम रीड करते हैं, व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। You know what, that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time। Of course हमको पता है कि जब हमको चोट लगती है, हमारे को कट लगता है, तो बहुत टाइम तक खून नहीं बहता रहता। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद ब्लड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है आना, ठीक है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है आपको पता है। ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। ब्लड क्या होता है, कोएगुलेट हो जाता है, यानी जम जाता है। क्यों, बिकॉज रिस्पॉन्स करता है वो इंजरी और ट्रोमा से। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम ब्लड फ्रॉम बॉडी। अब ये क्यों होता है प्रोसेस, ऑफकोर्स ये प्रोसेस इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल जाए। तो ये हमारे बॉडी का क्या है, वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर, कि ज़्यादा खून बाहर नहीं निकल आए। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट साइट ऑफ अ कट और इंजरी। ऑफकोर्स हमको इंजरी के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है। स्कम मतलब क्या है, ऐसे खून जम जाएगा, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखें हम थोड़े टाइम के बाद इंजरी में वहाँ पे ऐसा सबको होता है, ठीक है।
इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। तो वो किससे बनता है? फाइब्रिन से। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप। वो क्या करता है? जो वहाँ पे डैमेज ब्लड सेल्स पड़े होंगे उसको क्या कर देगा? ट्रैप कर देगा। ठीक है। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन सबको पता है क्या है, ठीक है, किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। क्लियर। तो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव बन जाएगा तब क्या बोलेंगे उसको? फाइब्रिन। क्लियर। द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजन में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? एंजाइम थ्रोम्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। Thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called as prothrombin. अब prothrombin भी किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में। क्लियर। अब ये भी क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या हुआ इसका? थ्रोम्बिन। क्लियर। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। अब प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन बन रहा है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेस। क्लियर। कौन हेल्प कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेस। इतना क्लियर है? दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब हम पूरा, अगर आप नेक्स्ट ईयर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आपको ये डिटेल में मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको डिटेल में लर्न करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है। एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिव द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, ये अब एक्टिव कैसे होता है? अब जब हमको इंजरी होगी तब पहले पहले कौन स्टिमुलेट होगा? प्लेटलेट्स। फिर प्लेटलेट्स क्या करेगा? ये सब फैक्टर को रिलीज करेगा। ठीक है। Certain factor released by tissue at the site of injury also can initiate coagulation. ठीक है, ऐसी जब वहाँ पे हमको इंजरी होती है ना कहीं पे भी, ठीक है, वो इंजरी की वजह से भी कोई फैक्टर रिलीज हो सकते हैं। क्लियर। कैल्शियम आयन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ को और क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। ये क्या होता है? आपने सुना होगा लिम्फ। ठीक है, बहुत जगह लिम्फ होता है, ब्लड के यहाँ पे होता है, बॉडी में होता है, लिम्फेटिक चैनल होती है, आपने सुना होगा। अब हम देखेंगे वो होता क्या है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू। अब जैसे ही हमको पता है कि ब्लड कैसे होता है, ऐसे आर्टरीज और वेन्स में ऐसे रन करता है, आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ ही रखा होगा। ठीक है। सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसेस। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, ये सब है, ठीक है, समझ रहे हैं हम, ठीक है, पूरा है। अब जैसे ब्लड इसमें से जा रहा है, ठीक है, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर स्पेस में भी आते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर भी गिर जाता है। क्लियर, ऐसा समझ लो। ठीक है, कहाँ पे? तो move into spaces between the cells of tissue leaving the larger protein and most of the form element in the blood vessels। ठीक है, कुछ यहाँ थोड़े वाटर सॉल्युबल होंगे ना, वो ही बाहर आ पाएंगे। ठीक है, आएंगे। अब उस जो बीच में थोड़ा थोड़ा गिर रहा है उसका क्या होगा? जो दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। जो ये निकला ना, हमने बोला कि वाटर सॉल्युबल जो आर्टरीज वेन से निकला उसको ही हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। जो भी इसमें मिनरल्स और ये सब होंगे ना, वो सेम कैसे होंगे? प्लाज्मा की जैसे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन होगा, गैस हो, तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा फ्लूइड यूज़ होता है? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। एन एलॉबरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। अब हमारी बॉडी में अलग से लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अलग से चैनल्स बनी हुई है जो ये स्पेस में से क्या उठाएंगी? लिम्फ उठाएंगी। तो ऑफकोर्स ये लिम्फ उठा रही है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड्स को हम क्या बोल रहे हैं? लिम्फ।
तो ये लिम्फ, इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ उठा रही है। फिर ये क्या करेगी, लिम्फ चैनल उठा के फिर से ये फ्लूइड को कहाँ दे देंगी, वेन्स में दे देंगी। क्लियर, ऐसा ये पूरा सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्लियर, लिम्फ बोले तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमने लिम्फोसाइट देख लिया क्या है, ठीक है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर, लिम्फ इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। तो लिम्फ और क्या क्या काम करता है, तो इम्पॉर्टेंट कैरियर है किसका, न्यूट्रिएंट्स ऑफ और हार्मोन्स का। फैट आर ऑब्जर्व थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टिनल विलाई आपको नहीं पता हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटेस्टिनल विलाई, इस इंटेस्टाइन ऐसे उसमें विलायस होंगी, हम देखेंगे वो भी आगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप थर्ड पार्ट पे जाओ, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ठीक भी लगी वीडियो तो भी आप ओके लिख दो, ठीक है, तो मुझे पता चले आप देख रहे हो। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया। सो आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं पार्ट 2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 सर्कुलेटरी पाथवे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो।